दहशतगर्दों ने कुछ विक्टिम से ये पहले पूछा कि क्या वो मुसलमान है या नहीं और फिर उनको फायर कर दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान की सपोर्ट से हुआ है और इसका मकसद कश्मीर में अनस्टेबिलिटी पैदा करना है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा, अगर हिंदुस्तान अपनी कमिटमेंट्स नहीं मानता तो हम भी अपनी बायलैटरल एग्रीमेंट्स को दोबारा रिव्यू करेंगे। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एंड कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक वाकया पेश आया। एक ऐसा वाकया जिससे न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को हद से ज्यादा बढ़ावा दिया, बल्कि दुनिया के एक्सपर्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये दोनों मुल्क एक बार फिर जंग की जानब जा रहे हैं। 26 सियाहों की मौत, हिंदुस्तान का पाकिस्तान पे इल्जाम और फिर दोनों तरफ से सख्त इकदाम, इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली, बॉर्डर का बंद होना और डिप्लोमेट्स और एक दूसरे के नेशनल्स को निकालना, ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दुनिया अभी भी इसके असरात को समझने की कोशिश में है। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का वो जन्नतनुमा हिस्सा जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस वाकये की गहराई में जाएंगे, इसकी स्टार्टिंग, इसके असरात और इसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और इसके सारे मामले को गहराई से देखेंगे। तो चले इस सफर का आगाज करते हैं। पहलगाम का बाइसरन मैडो, जहां हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं, 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के तकरीबन 2 बजे 5 से 6 दहशतगर्दों ने बाइसरन वैली के जंगल से निकलकर टूरिस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब लोग अपने खाने के स्टॉल पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और वैलीज में घूम फिर रहे थे। एक पल भर में खुशी भरा मंजर चीखू और दर्द में बदल गया। 26 लोग इस हमले में मारे गए, 25 हिंदुस्तानी और 1 नेपाली शहरी। इनमें से ज्यादातर हिंदू थे और उनकी उम्र 20 से 60 साल के दरमियान थी। 17 लोग जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी नाजुक है। गवाहों के मुताबिक दहशतगर्दों ने कुछ विक्टिम से ये पहले पूछा कि क्या वो मुसलमान है या नहीं और फिर उनको फायर कर दिया। एक लोकल मुस्लिम शख्स आदिल हुसैन शाह, जो शायद बीच बचाव करने की कोशिश में था, उसे भी मार दिया गया। ये वाकया कश्मीर के सिविलियन अटैक में सबसे बड़ा था 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद, और इसने न सिर्फ हिंदुस्तान की सिक्योरिटी क्लेम्स को झटका दिया बल्कि कश्मीर के अमन के नैरेटिव को भी तोड़ दिया। कुछ लोकल कश्मीरी एनालिस्ट का मानना है कि ये हमला शायद लोकल मिलिटेंसी का नतीजा हो सकता है जो 2019 के बाद बढ़ रही है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में नए कानून ने गैर कश्मीरी को जमीन खरीदने और जॉब लेने का भी हक दिया, जिससे लोकल लोगों में डर पैदा हुआ कि उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये डर शायद कुछ अलैदगी पसंद ग्रुप्स के लिए मिलिटेंसी का फ्यूल बना हो। पहलगाम के लोकल लोग जो टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इस वाकये की वजह से सदमे में है। ये वो लोग हैं जो हर साल हजारों टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और उनके लिए कश्मीरियत का मतलब अमन और मेहमान नवाजी है। हमले के बाद पहलगाम के बाजार बंद हो गए, दुकानें खाली पड़ी है और लोगों में डर का माहौल है। लोकल ट्रेड पार्टीज ने शटडाउन का ऐलान किया और श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने प्लाकार्ड्स उठाए जिन पर लिखा था कि कश्मीरियत इस हमले के खिलाफ है। श्रीनगर के जामिया मस्जिद के मौज़िन उमर फारूक ने जुमा के खुतबे में कहा, हम अपने मेहमानों के साथ खड़े हैं। ये हमला कश्मीर के लोगों के दिल पे हमला है। 1 मिनट की खामोशी रखी गई। कश्मीरियों ने हमेशा सयाहों के लिए अपने दिल और अपने घरों के दरवाजे खुले रखे हैं। गवाहों के मुताबिक दहशतगर्दों ने एडवांस मिलिट्री वेपन जैसे एम्फर्ड कार्बाइन और नाइट वियर गॉगल्स का इस्तेमाल किया, जो लोकल मिलिटेंट्स के पास अक्सर नहीं होती। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह हमला एक वेल प्लान ऑपरेशन था, लेकिन यह भी सच है कि लोकल सपोर्ट के बगैर ऐसा हमला करना पॉसिबल नहीं है। अनंतनाग के एक शख्स अब्दुल हसन ठोकर का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में होना यह दिखाता है कि लोकल लॉजिस्टिक शायद इस हमले का हिस्सा थे। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 68% कश्मीरी मुस्लिम ने कहा था कि वो आर्टिकल 370 के खत्म होने से खुश नहीं है और 45% ने कहा था कि ये उनकी आइडेंटिटी के लिए खतरनाक है। ये डर शायद कुछ ग्रुप्स के लिए मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने की बड़ी वजह बन सकता है। क्या हिंदुस्तान के सिक्योरिटी मेजर वाकई सेटिस्फाइड है? क्या ये हमला सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप का काम था या इसके पीछे कोई और भी बड़ी साजिश है? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि यह हमला हिंदुस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी लैप्सेस का नतीजा है, क्योंकि पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे ऐसा हमला होने का मतलब है कि यहाँ बिग टाइम इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने फौरन पाकिस्तान में इल्जाम लगाया कि ये हमला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नतीजा है। हिंदुस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट किया और उनके बकौल ये हमला भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। हिंदुस्तानी मीडिया ने भी ये नैरेटिव को फुल फोर्स से चलाया। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो ये भी कहा ये हमला पाकिस्तान की ISI का काम हो सकता है, लेकिन ये इल्जाम नए नहीं है। हिंदुस्तान का हमेशा से ये मानना रहा है कि पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को फंडिंग, ट्रेनिंग और सेफ हेवन देता
देता है। 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 के बम्बई अटैक्स, 2016 का उड़ी अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक, हर बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में इल्जाम लगाया और हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया स्फीयर में एक नई बात भी चली कि ये हमला शायद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जो बीजेपी सरकार ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए करवाया। इंडियन मीडिया का एक हिस्सा, खास तौर पर राइट विंग चैनल्स ने हिंदू मुस्लिम टेंशन को और हवा दी। उन्होंने अटैक को डायरेक्टली पाकिस्तान और कश्मीरी मुस्लिम से जोड़ते हुए सेंसेशनल हेडलाइन चलाई बिना किसी ठोस एविडेंस के। कुछ एंकर्स ने ओपनली कहा कि इंडिया मुस्लिम पाकिस्तान के साथ लॉयल है, जो कम्युनल डिस्ट्रेस को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान ने इंडिया के इल्जामात को सरासर झूठ इकरार दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पहलगाम अटैक की मजम्मत करते हैं और एक न्यूट्रल और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। अगर हिंदुस्तान के पास सबूत है तो दुनिया के सामने पेश करें। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि ये शायद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और ये हिंदुस्तान की हिंदू दुफ्ता ड्रिवर सरकार का काम है जो मिनोरिटीज को टारगेट करती है और पाकिस्तान में इल्जाम लगाती रहती है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का सबूत है तो हमें और दुनिया को दिखाओ, बिना सबूत के इल्जामात लगाना बंद करो। पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि वो खुद टेररिज्म का शिकार है। बलोचिस्तान और केपीके में आए दिन अटैक्स होते रहते हैं और टीटीपी और दूसरे ग्रुप्स ने हजारों पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा है। पाकिस्तान का कहना है कि हिंदुस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर को छुपाने के लिए पाकिस्तान में इल्जाम लगाता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में लोकल लोगों की नाराजगी बढ़ी है और ये हमला शायद उन्हीं लोकल ग्रुप्स का काम हो जिसको हिंदुस्तान अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तान से जोड़ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 29 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान पर सख्त इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक के लिए इंडिया का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को ब्लेम करता है। डीजी ISPR ने ऑडियो और वीडियो प्रूफ से दावा किया कि इंडियन आर्मी के मेजर संदीप के बलोचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज से लिंक्स है, खासतौर पर 10 अप्रैल 2025 के नौशकी अटैक से जिसमें 7 लोग मारे गए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा कि 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने जेहलम बस टर्मिनल से एक इंडियन ट्रेन एजेंट कैप्चर किया है जिसके पोजेशन में से 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद और साथ ही 10 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस भी कैश में मिले हैं। डीजी ISPR का कहना था कि ये सब बड़ा के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हिस्सा है और पाकिस्तान के पास क्रेडिबल एविडेंसेस भी है। पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने ऐसे कदम उठाए जो न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिश्तों को तोड़ रहे हैं बल्कि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल माहौल को भी बदल सकते हैं। ये फैसले 23 अप्रैल को इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के एक अजलास के बाद लिए गई जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शिरकत की। ये कदम इतने सख्त थे कि दुनिया भर के एनालिस्ट ने इसे इंतहाई अनप्रेसिडेंटेड कहा। चलिए एक एक करके इन कदमों को समझते हैं और ये देखते हैं कि ये दोनों मुल्क के लिए क्या मतलब रखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की मोतली 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को जो वर्ल्ड बैंक के जरिए बना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का एक अहम समझौता है। इसके तहत हिंदुस्तान को रावी, ब्यास और सतलज रिवर्स का कंट्रोल दिया गया जबकि पाकिस्तान को इंडस, जेहलम और चनाब का 80% पानी मिलता है। ये ट्रीटी 3 जंगों 1965, 1971 और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद कायम रहा और इसको साउथ एशिया का सबसे सक्सेसफुल बायलैटरल एग्रीमेंट में से एक माना जाता है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान ने इसे अबायंस में रख दिया। पाकिस्तान का जवाब, शिमला एग्रीमेंट की सस्पेंशन। दोस्तों, इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन ने पाकिस्तान को कोर्टर स्टेप उठाने पर मजबूर कर दिया और 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऐलान किया कि वो 1972 के शिमला एग्रीमेंट को इन अबायंस या सस्पेंड कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट जो इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भट्टो ने साइन किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफाइन करता है और कश्मीर के मसले को बायलैटरल टॉक से हल करने का वादा करता है। पाकिस्तान का दावा है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 के खात्मे और इंडस ट्रीटी के मोतली से पहले ही इस एग्रीमेंट को तोड़ा। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा, अगर हिंदुस्तान अपनी कमिटमेंट्स नहीं मानता तो हम भी अपनी बायलैटरल एग्रीमेंट्स को दोबारा रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान का अपनी एयर स्पेस का बंद करना। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जो एक बड़ा डिप्लोमेटिक झटका था। ये बंदिश सारी इंडियन एयरलाइंस के लिए फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हो सकती है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद भी पाकिस्तान की अपनी एयर स्पेस बंद करने से इंडियन कैरियर्स को 700 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। अतारी वाघा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड और लोगों के आने जाने का एक अहम रास्ता है, वो दोनों मुल्कों की जानिब से फौरन तौर पर बंद कर दिया गया है। क्या ये हालात जंग की तरफ जा रहे हैं?
ये सवाल हर किसी के जहन में है। इंडस वाटर ट्रीटी की मोतली, बॉर्डर का बंद होना, एयर स्पेस की बंदिश और डिप्लोमेट्स का निकालना, ये सब ऐसे इकदामात है जो सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है बल्कि इकोनॉमिक और मिलिट्री इम्प्लीकेशन रखते हैं। पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वार स्टेटमेंट और हिंदुस्तान का जीरो टॉलरेंस स्टांस दोनों ही इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों मुल्क अपनी पोजीशन में सख्त है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्कों के न्यूक्लियर वेपन इसे पूरी जंग बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी साइड इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। फिर भी ये तनाव साउथ एशिया के लिए एक खतरनाक सूरत हाल है और इसका असर न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि चाइना, यूएस और दूसरे रीजनल बिग प्लेयर्स पे भी पड़ेगा। अगर ये एस्केलेशन जारी रही तो ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी मार्केट्स और रीजनल स्टेबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। पहलगाम अटैक और उसके बाद बढ़ती हुई टेंशन ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि कश्मीर का मसला आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा मसला है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी खतरनाक है। हर हमला, हर इल्जाम और हर सख्त कदम सिर्फ तबाही लाता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के लोगों को होता है जो दोनों मुल्कों के झगड़ों के बीच पिस रहे हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक जंग से बचने के लिए कुछ रास्ते हैं और अगर दोनों मुल्क चाहे तो अमन पॉसिबल है। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात की है। अगर दोनों मुल्क क्रेडिबल थर्ड पार्टी जैसे यूएन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ काम करे तो इल्जामात और सबूतों का मसला हल हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन न सिर्फ पहलगाम अटैक बल्कि कश्मीर के पुराने हमलों के बारे में भी हो सकती है ताकि सच्चाई सामने आए। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, शिमला एग्रीमेंट 1972 और लाहौर डिक्लेरेशन 1999 जैसे पैक्ट्स ने पहले अमन की कोशिश की थी, लेकिन उनके यूजफुल साबित न होने से अब दोनों मुल्कों को दोबारा बायलैटरल टॉक शुरू करनी चाहिए जिसमें कश्मीर के लोगों की आवाज भी सुनी जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जैसे ट्रेड को बहाल किया जा सकता है और एलओसी पे फायरिंग बंद करके ट्रस्ट को रीबिल्ड किया जा सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर, यूएस, चाइना और यूएन जैसी ताकतें दोनों मुल्कों पे प्रेशर डाल सकती है कि वो रिस्ट्रेंट दिखाए और एस्केलेशन से बचे। वर्ल्ड बैंक जो इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटियर है भी इस मसले में मेडिएशन कर सकता है। कश्मीर के लोगों का हक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक कश्मीर का मसला तब ही हल हो सकता है जब वहां के लोगों को अपना फ्यूचर चुनने का मौका दिया जाए। जैसा यूएन रेजोल्यूशन में कहा गया था, या रेफरेंडम हो या कोई और डिप्लोमेटिक प्रोसेस, लेकिन कश्मीर के लोगों की आवाज सेंट्रल ही होनी चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन, दोनों मुल्क सार्क और दूसरे रीजनल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। अतारी वाघा बॉर्डर ओपन करना और क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स जैसे करतारपुर कॉरिडोर को एक्सपैंड करना ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। दोस्तों, कश्मीर का मसला एक ऐसा जख्म है जो 1947 से चला आ रहा है। हर हमला, हर इल्जाम और हर जंग इस जख्म को और गहरा करता है, लेकिन ये भी सच है कि अमन पॉसिबल है अगर दोनों मुल्क अपने जज्बात से उठकर डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फोकस करें। कश्मीर के लोग जो इस झगड़े के सबसे बड़े विक्टिम है, अमन के हकदार है। आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बातचीत से इस मसले को हल करना न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।